हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथी आज एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप सभी को पता होगा कि आने वाली जो सितंबर माह के अंदर 25 तारीख है शायद आपकी, कौन सी, 25 सितंबर से 25 सितंबर से अगर बात करें तो किसका एग्ज़ाम होने वाला है? सीईटी का, ठीक है ना। और सीईटी का जो एग्ज़ाम है, ये ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 25 तारीख को। और आप सबको पता है जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखो सर, तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो 150 नंबर का ये पेपर रहेगा और इस 150 नंबर में से अगर मैं बात करता हूँ कितने की भाई, लगभग देखा जाए ना तो लगभग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, 60 से लेके 65 क्वेश्चन है वो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके के, ठीक है ना। चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो जियोग्राफी से हो। यहाँ पर कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे भाई, आपके राजस्थान से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और ये राजस्थान से रिलेटेड जो 60 क्वेश्चन है, अगर हम इनमें से 60 क्वेश्चन है तो इनमें से अगर हम बात करें 60 क्वेश्चन ही अगर कवर कर ले जाते हैं, 60 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं तो 120 नंबर हमारे बनते हैं। लाने कितने हैं? 40% का क्राइटेरिया, ठीक है। और इन 40% का क्राइटेरिया अगर हमारा पूरा 120 नंबर है वो राजस्थान जीके से हो जाता है तो बाकी थोड़ा बहुत तो हम अदर भी पढ़ेंगे। जैसे इसमें बात आ गई, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो कुछ एक दो क्वेश्चन तो हम रीजनिंग के सही कर देंगे, कुछ एक हमें वो हिंदी के सही भी कर देंगे, और कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करके हम किसके कर देंगे भाई, आपके इंडिया लेवल के जीके हो गए, पॉलिटी हो गया, उसके भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, इस क्लास का उद्देश्य क्या है, देखो सभी को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो क्लास इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन हो राजस्थान के अंदर, जितने भी एग्जाम हुए हैं पीछे, जितने भी राजस्थान के, चाहे वो आपके आरपीसी के हो या कुछ किसी भी बोर्ड के हो एग्जाम हो, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। चाहे प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर पीछे कोई से एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो वापस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा मकसद है कि जो आपके अधीनस्थ जो चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं पीछे, उन पेपरों को वापस से रिकवर करना है, हमें सोल्व करना है उन पेपरों को, ठीक है ना। और उन पेपरों को अगर हमने एक बार क्लास के माध्यम से अपनी सरसरी नज़रों से देख लिए तो उनमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना, और मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन उसमें से बहुत कुछ आपको हेल्प देखने को मिलेगी सीईटी के एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जो 2021 के अंदर सीईटी की आपके एग्जाम हुए थे, उन सीईटी को ग्रेजुएशन लेवल वाले, उनके जितने भी एग्जाम हुए उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो 10+2 वाले थे, 10+2 वाले, इनको भी यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कवर करेंगे जितने भी हुए। अगर ये कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम साथ में क्या करेंगे, अदर जितने भी है, ठीक है ना, अदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन है वो जो राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान से जीके से, तो उन सभी को उन सभी क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे है वो देखेंगे और उनको है वो सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी आपको जो सीईटी एग्जाम के अंदर है वो राजस्थान से जो 60 से 65 का जो क्राइटेरिया रहता है, ये हमारा है वो कवर हो जाएगा इनसे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लास है वो स्टार्ट की जा रही है। और आप है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास के अंदर और किस प्रकार से इंप्रूव किया जाए और इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, नया ऐड किया जाए, और क्लास कैसी लगती है वो भी लास्ट में आप ज़रूर बता देना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सभी अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार जुड़े हो तो वो सभी से आपके भाई रिक्वेस्ट है, सभी से क्या कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या है, क्लास आए उससे पहले आपके पास में क्या मिल जाए भाई, नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप रेडी होकर तैयार होकर एकदम वो बैठ जाए, ठीक है। और इसकी जो ये पेपर है, ये कौन सा सीईटी का पेपर है, ये जो सीईटी का पेपर है ग्रेजुएशन लेवल का, ये क्वेश्चन लाया हम आज इस क्लास में। जो क्वेश्चन है वो सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर है उसके हैं। और ये जो आपको पूरा पेपर है, ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा भाई, ये पेपर है वो आपको संकल्प सक्सेस पॉइंट, संकल्प सक्सेस पॉइंट आपके ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल रहता है, वहाँ पे आप जाके इसको क्या कर सकते हो भाई, सर्च कर सकते हो। वहाँ पर जैसे ये नाम डालोगे आप संकल्प सक्सेस पॉइंट, तो वहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा इस क्लासेज का, जो यूट्यूब पे लोगो है वही मिल जाएगा वहाँ पे आप जाके और ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो के, और उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये सारी जो जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सब के आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस एक बार क्लास लगा लेना, एक बार और देख लेना आपके फ़ोन के माध्यम से। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर या पेपर से अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, अब धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं भाई, बढ़िया लेवल से, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला पर्सन रहेगा वो ये पर्सन है। देखिए भाई, आज का हमारा पहला पर्सन है, आप पढ़ लीजिए पर्सन को पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है पर्सन, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। साथियों क्या नहीं है? देशी राज्य सुमेलित नहीं है। कृष्ण दत्त पालीवाल, क्या इनका संबंध धौलपुर से है क्या? जी सर, हो सकता है इनका संबंध धौलपुर से हो। ठीक है। हरि मोहन माथुर, क्या इनका संबंध करौली से है क्या? देखेंगे है या नहीं है। मथुरादास माथुर, इनका संबंध करौली मारवाड़ से है क्या? ये गोपीलाल यादव का संबंध मारवाड़ से है क्या? मतलब कहने का ये क्या है, ये प्रजामंडल है साथियों। क्या है? प्रजामंडल है। और इधर इनके कार्यकर्ता या इनसे रिलेटेड जो भी सदस्य थे उनके नाम दिए गए हैं, और इधर है वो प्रजामंडल के नाम दिए गए। और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं खा रहा, वो हमें बताना है। देखो साथियों, मैं अगर बता देता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपके धौलपुर है, कौन सा? धौलपुर की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए किसकी बात करें अगर हम यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई? धौलपुर की। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं धौलपुर की बात करता हूँ तो इस धौलपुर की जो स्थापना होती है वो स्थापना कब होती है भाई? इसकी जो स्थापना होती है वो 1938 में होती है। ठीक है ना। और किसके द्वारा? इसके जो अध्यक्ष है वो कृष्ण दत्त पालीवाल। याद किसे रखना है सर, वो भी थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ जी, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। धौलपुर, और यहाँ पे नाम क्या आएगा? यहाँ पर आ रहा है धौलपुर, धोला धोला, और यहाँ पे क्या है? काला काला, कृष्ण। यानी जो कृष्ण जी के हैं वो दांत ही केवल क्या दिखते हैं भाई? धोले धोले दिखते हैं, सफ़ेद दांत दिखते हैं। बाकी तो इनका पूरा बॉडी है, वो शरीर है, मुंह क्या है? काला काला है, हम कह सकते हैं ब्लैक है, लेकिन जो उनके दांत है वो व्हाइट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनका संबंध क्या हो गया? धौलपुर से आप संबंध याद रखना। कृष्ण दत्त, दत्त मतलब दांत, दत्त मतलब क्या हो गया? यानी कृष्ण जी के दांत कैसे दिखाई दे रहे हैं? धोले या व्हाइट दांत दिखाई दे रहे हैं। और इसकी स्थापना 1938 में। सर ये तारीख कैसे याद रखें? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? तारीख वाली। तो ये भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है ना। यहाँ पे मैं करौली की बात करता हूँ, तो करौली की देखो स्थापना तो यही होती है, 1938 में स्थापना होती है करौली की। लेकिन क्या आपके हरिमोहन जी का संबंध करौली से है क्या? नहीं सर, हरिमोहन जी का तो संबंध किससे है भाई? इनका तो संबंध है वो आपके किससे है भाई? बूंदी से है। ठीक है ना। बूंदी प्रजामंडल से संबंध रखते हैं कौन है? हरिमोहन जी माथुर। लेकिन करौली से देखो कैरोली के अब मारवाड़ी में के अगर कैरोली माथे ने हाथ दे रहे, यानी त्रिलोक चंद कौन से भाई? त्रिलोक चंद माथुर। कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। माथुर मतलब माथे ने हाथ देर रोली, क्या रोली माथे ने हाथ देर, मतलब करौली त्रिलोक चंद माथुर। माथुर से याद रख लेना क्या कि रोली माथे ने हाथ देर कौन है? करौली। के रोली, करौली दो भाग में तोड़ दो, किसमें? के प्लस रोली में। जरा के रोली माथे ने हाथ देर, किन्ने भाई? माथे ने हाथ देर। ये थोड़ा ट्रिक देखो, इसका याद रखने का जो प्रजामंडल है वो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से इसको याद करो। ठीक है ना। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। देखो मारवाड़ जो प्रजामंडल है ना, ये मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। कब होती है भाई? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और किसके द्वारा? इसके जो अध्यक्ष है वो भंवरलाल सराफ को बनाया जाता है। लेकिन जो माथुरादास ये आपके माथुर है ना, इनका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से है। तो यहाँ पे सी बी ऑप्शन सही है। अगर मैं भरतपुर की बात करता हूँ तो इनकी स्थापना, भरतपुर की स्थापना कहाँ पर होती है भाई? इसी 1938 में होती है। भरतपुर की स्थापना गोपीलाल यादव के द्वारा ही की जाती है। तो मतलब ए सही है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? इनको सबको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनको सबको अगर मैं साफ कर देता हूँ तो क्वेश्चन क्या बोला था हमने? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है? देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोलिए, देखो टाइम लगेगा थोड़ा, हम डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसे लगी, क्या इसके अंदर और है वो जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, वो आप थोड़ा बता देना ताकि मुझे अच्छे से वो पता चल जाए कि हाँ मेरे जो साथी है उनको क्या चाहिए, किस प्रकार की डिमांड चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है ना, ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो हरिमोहन जी का संबंध है वो करौली से नहीं है। करौली का संबंध तो किससे है भाई? त्रिलोक चंद माथुर जी से है। सर याद कैसे करें? देखिए यहाँ पे थोड़ी मैं ट्रिक लेके आया हूँ याद करने के लिए, हम थोड़ा यहाँ पे बता देते प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है किसी बस कार्ड, मतलब आप मारवाड़ी में के भाई अगर गैरेज में बस खड़ी है तो बस ने 12 कार्ड, बस कार्ड, ठीक है नहीं, बस कार्ड ट्रिक है आप बस। और आ ट्रिक की तक 6 प्रजामंडल की ट्रिक है, और 6 प्रजामंडल की ट्रिक किसी है 1938 से संबंधित जो भी प्रजामंडल है, 6 प्रजामंडल है उनकी ट्रिक है कौन सी? बस कार्ड। बे मतलब भरतपुर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखे? बे मतलब भरतपुर, यू यानी बस, बी यू, बस की मीनिंग क्या होती है? बी यू एस होती है। यू यानी उदयपुर, एस यानी शाहपुरा, शाहपुरा खुद अब जिला बन गया एक,
ठीक है। बस काड, के यानी करौली, ए यानी अलवर, डी यानी धौलपुर। अब देखो भरतपुर का हमने क्या देखा, सबकी याद तारीख ध्यान रखना क्या 1938, बस काड ट्रिक याद रख लेना, साथ में याद रखना 1938। भरतपुर का अभी हमने देखा क्या, गोपीलाल यादव, यहाँ गोपीलाल नहीं है भाई, गोपीलाल यादव है, ठीक है। उदयपुर का थोड़ा आप याद रखना, देखो मारवाड़ आपके माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किससे भाई, आप सभी को पता है कि उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा का क्या है भाई संबंध रहता है, हमेशा रहा है। तो उदयपुर के कौन हो गए, माणिक्यलाल वर्मा। शाहपुरा का रमेश जी ओझा साहब भाई साहब, ठीक है ना। क्या रोली किन्ने माथे ने हाथ दे रोली, ठीक है। अलवर का संबंध है वो हरि नारायण शर्मा जी से संबंध है। और धौलपुर का अभी मैंने बताया कि कृष्ण जी के दांत कैसे हैं भाई, धोले धोले हैं, ठीक है ना। कृष्ण जी के दांत कैसे हैं भाई, धोले धोले हैं। अब मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे 1931 में 2 प्रजामंडल, 1931 से 2 प्रजामंडल का संबंध आता है, किस किस का, जयपुर का और बूंदी का, ठीक है ना। जयपुर का सबसे, जयपुर प्रजामंडल सबसे पहले बनने वाला प्रजामंडल है, झालावाड़ है वो सबसे अंत में बनने वाला प्रजामंडल है। थोड़ा याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। किसका, कि जयपुर जो प्रजामंडल है वो 1931 में इसका गठन होता है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। क्या पूर तो पाट गया भाई, क्या पूर तो पाट गया 1931 में। बूंदी खाया के अलावा क्रांति, बूंदी खाता के आज क्रांति आज, क्रांति आज जन के जे कपड़ा पाट जे भाई, ठीक है नहीं। कर्पूर चंद पाटनी कपड़ा पाट जे, क्या पूर पाट गया मतलब किया पाट्या, क्या भाई साहब बूंदी खाई, कठे मरनो बट 12 दिन की जिमी बूंदी जिमी, देसी घी की बूंदी जिमी, और जिम तय के होगी भाई ताकत आई, ताकत आ गई, और 4 गुणी ताकत आ गई, चौथानी कांति आ गई 4 गुणी, और 4 गुणी आते के पाट गया, पूर पाट गया, कद पाट गया 1931 में। मतलब 1931 का संबंध 2 प्रजामंडल से, ध्यान रखना, किस किस सा, जयपुर प्रजामंडल से, बूंदी प्रजामंडल से। याद रखना, थोड़ा याद रख लेना ट्रिक कि बूंदी खाने से क्या होगी, क्रांति आ गई, कांति आ गई, मतलब जोश आ गया, 4 गुना जोश आ गया, जोश आ गया तो के भाई कपड़ा पाट गया, पूर पाट गया, कपड़ा ने क्या मारवाड़ी में पूर पाट गया। तो पूर पाटना मतलब कर्पूर चंद पाटनी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से, बूंदी प्रजामंडल का संबंध आपके कांतिलाल चौथानी से हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद होगी। अब थोड़ा हम देख लेते हैं बीकानेर प्रजामंडल का भाई, बीकानेर प्रजामंडल। अब देखो बूंदी खाई, अरे बूंदी खाता है क्रांति तो आ गई, चलो ठीक है, 4 गुणी क्रांति आई, थोड़ा पेट भी खराब हो गया, बूंदी खाई तो पेट बेसन हो भाई, अरे बेसन में क्या हो गया, पेट खराब हो गया, अरे पेट खराब हो गया तो कहाँ चले गए भाई, वेद जी के पास चले गए, कहाँ चले गए, वेद जी के पास। और वेद जी हमें कहाँ पे मिले भाई, वेद जी हमें बीकानेर में मिले थे, यानी 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो कौन हो जाएंगे, मग्घाराम वेद हो जाएंगे, ठीक है ना। मग्घाराम वेद यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे, वेद साहब है। वेद क्या होते, पहले डॉक्टर नहीं होते क्या, घरेलू डॉक्टर होते, जो पुराने जमाने में जो डॉक्टर होते वो वेद होते सारे, ठीक है ना। घरेलू दवाइयाँ देके उनको तैयार कर देते वो सारे, है ना। तो क्या है, बूंदी खाने से थोड़े पेट खराब हो गए और कहाँ चले गए, आपके मग्घाराम जी के पास में चले गए, और मग्घाराम जी हमें बीकानेर में मिले। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्घाराम वेद के द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती 1934 में बनता है, और हाड़ौती का संबंध नेनूराम जी शर्मा से आपने हमेशा पढ़ते आए। नेनूराम जी शर्मा से किसका संबंध है, हाड़ौती से। अभी मारवाड़ का पढ़ा 34 में कौन, भंवरलाल सराफ हो जाएंगे। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुललाल भट्ट, इनका जो संबंध है वो आपके सिरोही से रहता है। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में ये कांतिलाल है, ठीक है ना। एक कांतिलाल चौथानी है, एक कांतिलाल है, थोड़ा ध्यान रख लें। जैसलमेर, अगर ये जे है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं क्या, थोड़ा इसको साफ कर दूं क्या, अगर आप आगे दे रहे हो तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ भाई, ठीक है। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर दिख जाए। हाँ चलिएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, जैसलमेर की अगर मैं बात करूँ, जैसलमेर हम थोड़ा ये जे की अगर मैं बात करूँ तो ये उल्टा जे है ना, वो 5 जैसा नहीं दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये आपके क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। 5 मतलब किस, इसका संबंध है 1945 से। 5 को थोड़ा सीधा करोगे, इस जे को सीधा करोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 मतलब 1945 भाई। सबसे पहले हमें जोड़ना याद ही रखना, और पीछे 5 है तो जोड़ना है, जोड़ दिया 5 हमने। जैसलमेर के पीछे क्या जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, यानी 1945 में किसकी स्थापना होती है, जैसलमेर की। और जैसलमेर में मीठालाल जी व्यास यहाँ का संबंध है, जैसलमेर से संबंधित। कुशलगढ़ है, और कुशलगढ़ में एक शब्द आता है ये वाला से, इस से का मतलब है 2 का मतलब 1942, किसका 1942, यानी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1942। भंवरलाल निगम और आपको साथ साथ कन्हैयालाल सेठिया भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग एग्जाम के अंदर पूछा गया, वहां पर भंवरलाल निगम ही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल,
डांगर के पग कितना है भाई, डांगर के पग हमेशा 4 है, कितना 4। तो मतलब 1994 में क्या जोड़ना है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ 1994 में क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, यानी 1994 में 4 जोड़िया 44 बन गया। 44 में किसकी स्थापना होती है, अरे डांगर, डांगर ने कूटे पाडिया, पाडिया ने कौन कूटे, भोगीलाल जी भाई जी, यानी डांगर पाडिया एक ही बात है, जिनका संबंध है वो आपकी किससे, डूंगरपुर प्रजामंडल से। बांसवाड़ा, बांस कितना है 3, बांस 3 ही काम गावा है, ठीक है, बांस 3 ही काम गावा है, ठीक काम में लो 3 बांस रोप गए आप की भी कर सका, 3 बांस 1943। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, यहाँ देखो त्रिवेदी मतलब 3 बांस, त्रि मतलब 3 होता है, 3 बांस काम में लिया और 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कर दी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। झालावाड़ सबसे अंत में कौन सा प्रजामंडल था, झालावाड़ प्रजामंडल था, और झालर कौन है, मांगीलाल भव्य झालर है, 1946 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब क्या गलत करोगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो तारीख से पूछे और चाहे वो आपके किसी के नाम से पूछे, तो आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये ट्रिक ध्यान से देख ली। तो एक बार 2 बार क्वेश्चन आपको देखना वीडियो को और ये आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना, कौन सा, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना वो कब की जाती है, 1937, 1928, 1938 या फिर 1942, कब की जाती है भाई, भरतपुर प्रजामंडल राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ ना 1938 में, तो 1938 में एक प्रजामंडल की आपकी क्या, एक सामाजिक संस्था की स्थापना होती है, कौन सी भाई, मारवाड़ लोक परिषद, कौन, मारवाड़ लोक परिषद, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी एक संस्था बनती है, कौन भाई, मारवाड़ लोक परिषद, कौन सी, मारवाड़ लोक परिषद, सॉरी यहाँ पे मारवाड़, हाँ लोक परिषद। आप तब तक बताइए इसका आंसर बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में देखो, साथ साथ आंसर करते रहना। कब बनी, 1938 में, किसके द्वारा, कहाँ पर बनी, आपके जोधपुर में, मारवाड़ का संबंध जोधपुर से है, जोधपुर अगर मारवाड़ नाम आता है जोधपुर में बनेगी, और किसके द्वारा, वही जय नारायण जी संबंध, जय नारायण जी का संबंध, जय नारायण व्यास, और आपके साथ में भंवरलाल सराफ भी इसके अंदर नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। इनकी की जाती है कब, 1938 में, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, यहाँ पे मैं बात करता हूं 1942 की, 1942 में किसका कौन सी भाई संगठन बनता है, कौन सा, आजाद मोर्चा, साथियों काफी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा कब बनता है, आज़ाद मोर्चा, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, आज़ाद मोर्चा जो आपके जयपुर से संबंधित है, जयपुर के अंदर बाबा हरीश चंद्र के द्वारा 1942 में बनाया जाता है, किसके द्वारा, बाबा हरीश चंद्र के द्वारा, बाबा हरीश चंद्र, और साथ ही साथ इनके सहयोगी होते हैं रामकरण जोशी, दौलत भंडारी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से किसका संबंध है वो आज़ाद मोर्चे से नहीं है, कौन, रामकरण, और आपके कौन, दौलत भंडारी, दौलत भंडारी। तो साथियों आप ये मत सोचना कि आज़ाद मोर्चे की जो स्थापना की है हरीश चंद्र जी, उनका क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल के एग्जाम हो रहे हैं। अभी आपने एलडीसी का एग्जाम देखा होगा, एलडीसी का क्वेश्चन पता नहीं चला कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। इसलिए आप किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना वो कब होती है भाई, 1900 आपकी कब होती है, 1938 में इसकी है वो स्थापना होती है। 1938 में कहाँ पर होती है ये आपकी थोड़ा ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर होती है, लेकिन ठाकुर देशराज और मोतीलाल यादव के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, ठाकुर देशराज, ठीक है ना, ठाकुर देशराज और कौन है, एक मोतीलाल यादव, मोतीलाल यादव, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है ना। 1928 में स्थापना होती है। 1928 में एक और संस्था बनती है, राजपूताना देशी राज्य परिषद, अजमेर के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कौन है आपके, राजपूताना देशी राज्य परिषद, राजपूताना देशी राज्य परिषद कब बनती है, 1928 में। किसके द्वारा, आपके विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के द्वारा। पथिक जी प्लस कौन होते हैं, राम नारायण
चौधरी साहब, राम नारायण चौधरी, इनका संबंध है वो आपके किससे होता है 1928 से राजपूताना देशी राज्य परिषद से संबंध होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। और हाँ जी, तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आपको थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 1857 कब भाई, 1857 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ भाई यहाँ पे। हाँ जी, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन भाई, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है था। देखो पॉलिटिकल एजेंट है वो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिटिकल एजेंट की। मेक मोशन किसका संबंध है, मेक मोशन कहाँ से भाई, मेक मोशन बताइए, मेक मोशन इनका संबंध कहाँ से, मारवाड़ से, या मैं बोल सकता हूँ कहाँ से, जोधपुर से। कहाँ से, जोधपुर से, ठीक है। मेक मोशन का मेजर बर्टन भाई साहब कहाँ से, कोटा से। कहाँ से, कोटा से, मेजर बर्टन कोटा से। मॉरिशस कहाँ से भाई, भरतपुर से। बचे कौन आपके, विलियम ईडन। ईडन का संबंध कहाँ से है, जयपुर आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे ये कौन, ईडन भाई साहब। मेक मोशन आपके जोधपुर के थे, और आपके कोटा के कौन थे, मेजर बर्टन, बर्टन यानी कोट के बटन लगाने वाला, और मेजर मॉरिशस मतलब भरतपुर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय प्रथम एजीजी की अगर मैं बात करूँ तो पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम एजीजी देखो क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस, और मिस्टर लोकेट है वो आपके कैसे थे, प्रथम एजीजी थे राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ। याद करने के लिए देखो, एरिनपुरा छावनी, नीमच, नसीराबाद, ठीक है, और ब्यावर, और आपकी कौन सी, देवली, और खेरथला, ये आपके 6 है वो आपकी क्या थी भाई, यहाँ पे सैनिक छावनियाँ थी। ये थोड़ी ट्रिक है वो आप याद रख लेना। और पॉलिटिकल एजेंट की मैं थोड़ी बात करता हूँ कि मेवाड़ के कौन थे, तो मेवाड़ की सावर से। और जो नीमच छावनी थी ना, ये नीमच वाली, ये नीमच आपको पता है कहाँ से, राजस्थान से बाहर थी, यानी मध्य प्रदेश में थी ये। तो इसका जो संबंध था, इसकी जो देखभाल किया करते थे वो सावर्स के द्वारा की जा रही थी, ठीक है ना। सिरोही की अगर मैं बात करूँ तो जेडी हॉल हो जाएंगे। अजमेर की मैं बात करूँ तो कर्नल डिक्सन है वो, इनका संबंध है वो अजमेर से हो जाएगा, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर की, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या हो गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया। देखो साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह इससे संबंधित है 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध है, हाँ, शारदा एक्ट की मैं बात करूँ तो ये हरविलास शारदा के द्वारा अजमेर के अंदर 1929 में लाया गया था। और शारदा एक्ट के अनुसार है वो आपकी लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष, और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह का जो प्रारंभ करने वाले सबसे पहले जो काल था वो कौन सा था, हर्षवर्धन का काल में माना जाता है बाल विवाह का प्रारंभ हुआ था। और राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने वाली प्रथम अगर रियासत की बात करें तो वो कौन सी थी भाई, जोधपुर रियासत थी, जिसने 1885 में सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाई थी। अगर बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, तो इसका जो अधिनियम है वो सबसे पहले किसके प्रयासों से बना था, ये पारित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आपके डलहौजी के प्रयासों से। कब, 1856 में। लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ये लागू हुआ था। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान में पहला प्रयास किया गया था विधवा पुनर्विवाह का, वो सवाई जय सिंह जयपुर रियासत के द्वारा किया गया था, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह से जो विधवा विवाह से पुस्तक है वो चांदमल शारदा की है। और समर्थक की अगर मैं बात करूं तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे और केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बोलिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 1888 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 1888 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई। राजपूत राज्यों से संधि करने वाले जो अधिकारी थे वो कौन थे, मैक मोशन था, या जेम्स फर्ग्यूसन, या चार्ल्स हेक्टर, या फिर चार्ल्स मेटकोफ। अगर बात करें 1818 की संधि हुई थी, आपके अंग्रेजों के द्वारा संधि की गई थी,
तो उसमें जो आपके अधिकारी थे वो कौन थे भाई, यानी जो राज्यों के जो राजा थे उनके साथ में जाके संधि कौन कर रहे थे, चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा संधि है वो की जा रही थी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हटुंडी अजमेर में जो गांधी आश्रम है, इस गांधी आश्रम की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, अर्जुन लाल जी सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर जमनालाल जी बजाज या माणिक्यलाल वर्मा। इसके अलावा थोड़ी हमें एक दो और संस्था की यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कौन सी भाई, एक संस्था आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के अंदर बार बार आपको देखने को मिलती है, कौन सी, परोपकारिणी सभा। और इस परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1853 के अंदर, फरवरी 1853 में उदयपुर के अंदर दयानंद जी सरस्वती के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, दयानंद जी आर्य समाज की स्थापना और धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णु पांडे के द्वारा की जाती है और धौलपुर में आर्य समाज की अगर बात करें तो ये यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा यहाँ पे की जाती है। एक संस्था आती है देश हितैषणी सभा, और ये इस सभा की अगर मैं बात करूं तो 2 जुलाई 1877 ईस्वी या हम कह सकते हैं 19वीं आपके 19वीं शताब्दी के अंदर या ईस्वी के अंदर है, 19वीं शताब्दी के अंदर है वो इसकी स्थापना होती है। उदयपुर के अंदर महाराजा आपके सज्जन सिंह के समय ये स्थापना होती है, जो आपके समाज सुधार के लिए चलाई गई थी। अगर बात करें जैन शिक्षा प्रचारक समिति की, जो 2005 के अंदर जयपुर में आपके अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा चलाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट आती है आपकी राजपूत हितकारिणी सभा, जो 1889 में अजमेर के अंदर वाल्टर के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे हटुंडी अजमेर की बात करें तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी अजमेर के अंदर है वो इस आश्रम की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दे रखा है बिजोलिया विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान या युगांतर या फिर प्रताप। कौन सा समाचार पत्र है जिसके द्वारा पथिक जी ने वो आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका प्रचार प्रसार किया था पूरे भारत के अंदर। और इनसे संबंधित अगर और हम बात करें तो एक आता है आपके समाचार पत्र सजन कीर्ति सुधाकर, जो राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। 1876 में इसका संपादन होता है सज्जन सिंह के समय में उदयपुर से, ठीक है। एक आता है आंगी बाण, जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है, जिसका संपादन 1932 में जयनारायण व्यास के द्वारा किया जाता है। राजपूताना गजट जो 1835 का है, मौलवी मुराद अली के द्वारा ये संपादन इसका संपादन किया जाता है। एक अखंड भारत जो 1936 में मुंबई से ये संपादन होता है जयनारायण जी व्यास के द्वारा। त्याग भूमि जो 1927 का हरिभाऊ उपाध्याय का है। और पीप की बात करें तो ये जोधपुर से जयनारायण जी व्यास का आपके समाचार पत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपके कानपुर से ये प्रकाशित होता था, कानपुर से ये प्रकाशित होता था आपके विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ठीक है। और नवीन राजस्थान की अगर बात करें तो नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित होने वाला ये समाचार पत्र है, ठीक है ना। अजमेर से 1900 आपके कब भाई 1922 में, 1920 है या 22 है, 1922 के अंदर। और ये जो तरुण राजस्थान है वो 1923 के अंदर है, ठीक है ना, ये 1923 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 19वीं शताब्दी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा, अभी हमने पढ़ा सभा की स्थापना की गई है। और सेकंड में दे रखा है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। बिल्कुल 19वीं शताब्दी में तारीख अगर बात करें तो 2 जुलाई की तारीख थी, 2 जुलाई और 1877, ठीक है ना, 1877 यानी 19वीं शताब्दी में देश हितैषणी की स्थापना उदयपुर के अंदर सज्जन सिंह के द्वारा की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य था वो समाज सुधारी था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर के बीच में संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। आपके 2 युद्ध होते हैं, एक तो आपका कौन सा भाई, चेलावास का, एक बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है। एक बिथोड़ा का युद्ध होता है, एक चेलावास का युद्ध होता है। उनमें आप सभी को पता होगा कि मेवाड़ की सेना और आपके मारवाड़ की सेना और जो आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह के बीच में यहाँ पे आपके संयुक्त सेना का आपके ठाकुर सिंह कुशाल सिंह के द्वारा है वो मेवाड़ की सेना मारवाड़ की सेना को है वो पराजित किया जाता है। और ये जो 4-5 आपकी जो सैनिक टुकड़ियां हैं जो काफ़ी एग्जाम के अंदर देखी जाती है, मेवाड़ बटालियन की बात करें जिसकी स्थापना 1822 में होती है। शेखावाटी ब्रिगेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1834 में होती है। और जोधपुर लीजन
जो 1835 में गठन होता है। और कोटा कंटीजेंट की बात करें तो ये 1838 की है। मेवाड़ भीलकोट जो बार बार पूछा जाता है 1881 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 9 की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा जो मारवाड़ की सेना थी उस सेना को यहाँ पे पराजित किया गया था बिथोड़ा के युद्ध में, जो 8 सितंबर 1857 को होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। आप सभी को पता होगा कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाला आपके किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन ये। और यहाँ पे ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा यानी लड़की की शादी पर, किसकी भाई, लड़की की शादी के ऊपर है वो 5 रुपये का यहाँ पे कर लगाया गया था। और उस कर को हम किस नाम से जानते हैं, चौरी कर। और एक यहाँ का एक शासक की अगर बात करें तो कृष्ण सिंह था, ठीक है ना। कौन था भाई, कृष्ण सिंह था। कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाया जाता है। और कृष्ण सिंह के बाद में जो आपके यहाँ पे ठिकानेदार आता है वो आता है पृथ्वी सिंह, या जागीरदार कह सकते हैं, पृथ्वी सिंह। और इस पृथ्वी सिंह के द्वारा एक कर लगाया गया था, वो था तलवार बधाई का कर। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर है वो चौरी कर लाया गया था। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा देखें तो ये 1897 से लेके 1981 सबसे लंबा चलने वाले आंदोलन था, किसान आंदोलन। और उपरमाल के अंदर चला था। जो बिजोलिया और भीलवाड़ा का जो बीच का पठारी क्षेत्र है उसी को उपरमाल कहते हैं। और इसका प्राचीन नाम की अगर थोड़ी बात करें तो विजावली इसका प्राचीन नाम था। और यहाँ पर जो किसान थे वो सर्वाधिक किस जाति के थे भाई, धाकड़ जाति के यहाँ पे जो किसान है वो रहते थे। लाग बाग की अगर बात करें तो 84 प्रकार के कर है वो किसानों के ऊपर थोपे गए थे। और जागीरदार की अगर बात करें तो कृष्ण सिंह सबसे पहले आया था, उसके बाद पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह के बाद में केसरी सिंह, और लास्ट में वो आपके अमर सिंह राणा बताते हैं। कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाया गया था और पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बधाई कर लगाया गया। तलवार बधाई कर का मतलब था कि जो उत्तराधिकारी जो भी चुना जाता था उस समय कर देना पड़ता था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो गिरधारीपुरा गांव से होती है। एक गिरधारीपुरा गांव से होती है। उपरमाल पंच बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन यहाँ पे 13 सदस्यों की एक आपके उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसमें 13 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष है वो मन्ना जी पटेल को यहाँ पे बनाया जाता है। उपरमाल का डंका की अगर बात करें तो ये समाचार पत्र था विजय सिंह पथिक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बात और लिख लेना थोड़ा नोट लगा के कि जो 1927 में आंदोलन का नेतृत्व किया था वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और मोसर होता है वो मृत्यु भोज को कहते हैं। और एक होता है जोसर, जो जीवित रहते हुए व्यक्ति का क्या किया जाता है, मृत्यु भोज किया जाता है, उसे जोसर कहते हैं। एक होता है आपके मोसर, ठीक। तो संबंध किससे है, मेहणसर प्रसिद्ध। हाँ जी, मेहणसर जो है वो किसके लिए जाना जाता है, मेहणसर। यहाँ पे अगर मेहणसर की हम बात करते हैं किसके लिए जाना जाता है, सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, या फिर 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, या सती माता का मंदिर के लिए, किसके लिए जाना जाता है, मेहणसर। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोने की चित्रकारी के लिए कौन सा जाना जाता है, सोने की चित्रकारी से संबंध है वो आपके किसका है भाई, मेहणसर का संबंध हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और क्या कुछ इसके अंदर नया ऐड करना है वो भी आप थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। अगर नंबर क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संत आपके थे जो शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं, कौन है, स्वामी केशवानंद जी। और स्वामी केशवानंद जी का संबंध है वो कहाँ से है, बाणासुर गांव से, मंगलूना गांव से, या फिर हरनावा गांव से, या रामपुरा गांव से, किस गांव से हो जाएगा संबंध आपके केशवानंद जी का संबंध है, ठीक है ना। इनके अगर जन्म की मैं बात करता हूं तो 1883 में इनका जन्म है वो सिक्कर का एक गांव है, कौन सा भाई, सिक्कर का एक गांव है। और सिक्कर का गांव कौन सा है वो थोड़ा आप बता दीजिए, सिक्कर का गांव कौन सा है वो थोड़ा आप बता दीजिए। यहाँ पे सिक्कर के गांव की बात करें तो मंगलूना जो गांव था वो कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर है, वहां पर जन्म होता है आपका स्वामी केशवानंद जी का। एक थोड़ा ये सी ऑप्शन काफी आपको देखने को मिलता है, हरनावा गांव, इसका जो संबंध है वो राणा बाई से है, किससे, यहाँ पे इसका संबंध है वो किससे भाई, राणा बाई से, ठीक है ना। राणा बाई संत आपके राणा बाई इससे संबंधित है वो किस, हरनावा गांव का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि भारतीय लोक कला मंडल, कैसा, भारतीय लोक कला मंडल की अगर बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर, या जोधपुर के अंदर, या टोंक के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल
देवीलाल सामोर के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है, देवीलाल सामोर, ठीक है ना, इनके द्वारा वो स्थापना की जाती है भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना। तो इनका संबंध है वो कहाँ पर हो जाएगा भाई, उदयपुर के अंदर ये संस्था है वो स्थापित की गई थी, उदयपुर के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान राज्य अभिलेखागार की, तो राजस्थान जो राज्य अभिलेखागार है ये कहाँ पर है भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। पहले जो इसकी स्थापना की गई थी उस समय तो ये 1955 में जयपुर में था, लेकिन 1960 में इसको चक के कहाँ लेकर आ गए भाई, बीकानेर में उठा के रख दिया इसको, यानी स्थानांतरण कहाँ कर दिया 1960 में, बीकानेर में कर दिया। अगर बात करें राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की, तो ये कहाँ पर है, बीकानेर में है, स्थापना 1983 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, देखो इन संस्थाओं से वो एग्जाम के अंदर काफ़ी बार है वो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं, और क्वेश्चन अगर हमें नहीं पढ़े हुए होते हैं तो हमारा गलत भी हो जाता है यहाँ से। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में जोधपुर से स्थापना होती है, जोधपुर के अंदर। और रूपायण संस्थान जो बोरुदा जोधपुर ग्रामीण में आ गई है वर्तमान में, 1960 में इसकी स्थापना होती है। कोमल कोठारी इसका संबंध है वो आपके रूपायण संस्थान से है। एक आती है आपकी कौन सी भाई, राजस्थान स्कूल आर्ट्स, ठीक है ना, राजस्थान स्कूल आर्ट्स, राजस्थान स्कूल आर्ट्स जिसकी स्थापना 1857 में महाराणा राम सिंह के द्वारा की जाती है, किसके नाम से, मदरसा हुनरी के नाम से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मदरसा हुनरी की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, और ये क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है भाई, राम सिंह के द्वारा, जो जयपुर के शासक थे महाराजा राम सिंह, इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना की जाती है मदरसा हुनरी की। और इसी को हम क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं, जिसकी स्थापना 1857 में। राजस्थान संगीत संस्था की अगर बात करें तो 1950 में की जाती है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो 1969 के अंदर की जाती है। जयपुर कथक केंद्र की अगर बात करें तो ये जयपुर के अंदर है 1978 में। और राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 में की जाती है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कुछ संस्थान हैं जिनकी स्थापना और जिनकी आपके कहाँ पर की गई थी वो यहाँ पे दे रखा है। तो भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये उदयपुर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो तारीख 1952 होगी शायद, आप थोड़ा देख लेना, 1952 के अंदर वो इसकी स्थापना की जाती है देवीलाल सामोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है भाई, चंद्रभागा पशु मेला है वो राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। झालरापाटन, झालावाड़, केशोरायपाटन या सीताबाड़ी के अंदर कहाँ पर होता है भाई, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को होता है। और इसका जो संबंध हो जाएगा किससे भाई, बी से हो जाएगा, यानी झालरापाटन से। और झालरापाटन में एक दो और आते हैं पशु मेले, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ गोमती सागर पशु मेला। कैसा भाई, गोमती सागर, एक मिनट, गोमती सागर पशु मेला, सागर पशु मेला की अगर मैं बात करूं, इनका संबंध भी किससे भाई, झालरापाटन से है। और ये अगर मैं बात करता हूं ना तो ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ का, क्योंकि गोमती सागर झालावाड़ में आता है, ये आपके झालरापाटन झालावाड़ में आता है, तो हाड़ौती में हो गया। और हाड़ौती का सबसे अगर बड़ा पशु मेला की बात करें, सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है ना, पशु मेला कौन सा हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेला हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा है। सीताबाड़ी के अंदर भी एक पशु मेला लगता है, सीताबाड़ी के अंदर कौन सा लगता है भाई, सीताबाड़ी पहले बताइए है कहाँ पे, ये सीताबाड़ी कहाँ पे है, सीताबाड़ी पशु मेला जो जेठ की अमावस्या को लगता है। ये जो सीताबाड़ी पशु मेला है ना वो कहाँ कब लगता है, सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला जो आपके ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। और ये जो लगता है वो कहाँ पे लगता है भाई, सीताबाड़ी वाला 12 के अंदर लगता है। कहाँ पे, 12 के अंदर है वो सीताबाड़ी पशु मेला लगता है। देखो सीताबाड़ी भी हाड़ौती के अंदर है। और जैसे झालरापाटन, जैसे चंद्रभागा हो गया या गोमती सागर हो गया, ये भी कहाँ से है, हाड़ौती से है। लेकिन अगर बात करें हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला की अगर बात करें तो वो गोमती सागर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, थोड़ा एक आधा क्वेश्चन और इसके अंदर देख लेते हैं हम, कौन सा भाई, एक आधा और अगर क्वेश्चन की बात करें तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला की अगर बात करें ना, आय की दृष्टि से, तो एक लगता है वीर तेजा पशु मेला जो पर्वतसर के अंदर लगता है। कौन सा, वीर तेजा
पशु मेला। और ये जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? पर्वतसर। पर्वतसर वर्तमान में कहाँ पर आ गया भाई? डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। और ये जो है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। आय की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। ठीक है। एक लगता है मल्लीनाथजी पशु मेला, जो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पशु मेला है। कौन सा? मल्लीनाथजी पशु मेला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक है वो डाक टिकट है वो कब जारी की गई थी? चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उस पर आपके डाक टिकट है वो कब जारी की गई थी? 1974 के अंदर, या 1949, 1986 या फिर 1956 के अंदर। अगर बात करते हैं ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है और ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी। डाक टिकट जारी हुई थी, ये पहली इमारत है। कब हुई थी? 15 अगस्त 1939 के अंदर है वो आपके 49 के अंदर डाक टिकट जारी होती है 1 रुपये की। 1 रुपये की वो डाक टिकट जारी होती है, जो पहली इमारत है विजय स्तंभ। ठीक है ना। अगर चित्तौड़गढ़ खुद की बात करें तो इसके ऊपर डाक टिकट है वो आपकी जारी होती है, वो कब होती है? 2018 में इसके ऊपर है वो डाक टिकट है जारी होती है। और 2013 को है वो इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है ना। विजय स्तंभ जो विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, हिंदू मूर्ति कलाओं का अजायब घर कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं और लोक जीवन का रंगमंच भी कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ हाइट की विजय स्तंभ की, तो 120 फीट है वो ऊंचा बना हुआ है, ये 120 फीट ऊंचा। और इसके अंदर है वो 157 खिड़कियां लगी हुई है। ठीक है ना, 157। यहाँ पे थोड़ा ये करेक्शन कर लेना, 157 खिड़कियां हैं इसके अंदर। अगर शिल्पकार की बात करें, जेता और जेता के 3 पुत्र थे। कौन? पुंजा, नापा और पोमा। इनके द्वारा इसकी है वो क्या की जाती है? इसका निर्माण किया जाता है विजय स्तंभ का। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी 1949 के अंदर वो स्थापना की जाती है किसकी? विजय स्तंभ की। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है वो इनमें से कौन से महल के अंदर स्थित है? क्या शेरगढ़ के अंदर है, नागौर के अंदर है, या फिर गागरोन के अंदर है, या सिवाना के अंदर? कहां पर स्थित है आपका अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब? तो यहाँ पे अकबर के द्वारा निर्मित अगर शुक्र तालाब की बात करें तो ये नागौर के अंदर हो जाएगा। और नागौर को अन्य नाम से अगर मैं बात करूं तो अहि छत्रपुर भी इसको कहते हैं नागौर को। ठीक है ना। यहाँ पे शुक्र तालाब के अलावा अगर मैं बात करूं और क्या कुछ है, तो यहाँ पे एक अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह राठौड़ की एक छतरी आती है, यहाँ पे बनी हुई है राठौड़ की छतरी। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अकबर का कौन सा है? अकबर की मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पे। क्या? अकबर की मस्जिद। हम कह सकते हैं क्या भाई? अकबर की या अकबरी मस्जिद। अकबर के द्वारा निर्माण किया गया तो अकबरी मस्जिद ये यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है ना। शेरगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो ये 12 के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? 12 के अंदर है शेरगढ़। ठीक है ना। शेरगढ़ सॉरी आपके धौलपुर के अंदर है शेरगढ़। साहबाद है वो 12 के अंदर है। शेरगढ़ है वो आपके धौलपुर के अंदर है। और निर्माण की अगर बात करें तो राजा मालदेव के द्वारा है वो शेरगढ़ की अगर बात करें तो इसका निर्माण है वो धौलपुर के अंदर, इसका निर्माण है वो मालदेव के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। और शेरशाह पुनर्निर्माण करवाया था, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं भाई? शेरगढ़ के नाम से जानते हैं। गागरोन की बात करें झालावाड़ के अंदर है। गागरोन जो आपके झालावाड़ के अंदर है। और इसकी अगर मैं बात करूं किसकी भाई? इसको डोडगढ़ कहते हैं, दुल्लरगढ़ कहते हैं। और अगर बात करें ये ओदक दुर्ग या जल दुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कौन सा? गागरोन। और इसका जो इसी को अन्य नाम से अगर एक बात करें तो मुस्तफाबाद के नाम से भी इसको है वो हम जानते हैं। ठीक है ना। गागरोन दुर्ग को, जिसका निर्माण की अगर बात करें तो ये मुकुंदरा की पहाड़ी के ऊपर 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है। 7वीं या 8वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है मुकुंदरा की पहाड़ी पर, जो आपके काली सिंध व आहू की नदी पर है वो स्थित है। सिवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिवाना जालोर के अंदर जो दुर्ग है, सिवाना जिसे जालोर की कुंजी कहा जाता है, जिसका निर्माण की अगर बात करें तो वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा वो इसका निर्माण है वो करवाया गया था। वीर नारायण पंवार के द्वारा 10वीं शताब्दी में। यहाँ पे देखो अगर मॉडर्न एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में कैसे शताब्दी पूछ रहा है कि कौन सी शताब्दी के अंदर है वो किस दुर्ग का निर्माण हुआ, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीर नारायण पंवार के द्वारा यहाँ पे 10वीं शताब्दी के अंदर है वो सिवाना किले का निर्माण करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लोदरवा प्रसिद्ध है किस लिए? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, या जाटों के लिए, या फिर गुजरों के लिए? किसके लिए जाना जाता है लोदरवा? साथियों लोदरवा जैसलमेर के अंदर है, सबको पता है। जैसलमेर के अंदर कौन स्थित है भाई? जैसलमेर के अंदर
ठीक है ना, लोहद्रवा जैसलमेर के अंदर स्थित है और ये जाना जाता है किसके लिए, जैनियों के लिए काफी प्रसिद्ध है लोहद्रवा जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि साहिबदीन नामक जो चित्रकार था वो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त था। जो साहिबदीन चित्रकार था वो मेवाड़ के किस राजा के द्वारा संरक्षक है उसको प्राप्त था। महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, या महाराणा जगत सिंह, या फिर महाराणा कुंभा। सारे क्वेश्चन किसके हैं भाई, सारे क्वेश्चन है वो आपके सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं ये जो सीईटी का जो पहला पेपर है वो 2 क्लास के अंदर कंप्लीट होगा, राजस्थान जीके के। इसके अंदर वो टोटल लगभग देखा जाए तो 50 क्वेश्चन इसके अंदर शायद है, 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन अभी तक है वो जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें साहिबदीन नामक चित्रकार की तो सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह की अगर बात करें फर्स्ट की तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा संरक्षक दिया गया था साहिबदीन को। अगर महाराणा जगत सिंह की बात करें तो इनका जो काल था वो सुरंग काल कहलाता है। ठीक है ना, मेवाड़ शैली का। और मेवाड़ शैली की बात करें तो ये सबसे प्राचीन शैली है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन शैली। और महाराणा जगत सिंह के द्वारा ही चित्तेरों की ओवरी जो विश्वविद्यालय चित्तेरों की ओवरी जो विद्यालय था जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे वहाँ पर कलाकारी की जाती उसका निर्माण किया गया था। चित्तेरों की ओवरी जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई आपके, हाँ ठीक है, किसका निर्माण किया गया था, चित्तेरों की ओवरी का निर्माण यहाँ पे किया गया था। चित्तेरों की ओवरी, इसी को तस्वीरां रो कारखानों भी कहते, ठीक है, तस्वीरां रो कारखानों, यानी यहाँ पे बैठ के चित्रकार क्या करते थे भाई, चित्र वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि फल्गु बाई का जो संबंध है वो किससे है। फल्गु बाई का संबंध है वो आपके, फल्गु बाई का संबंध है वो किससे है, फल्गु बाई का संबंध है वो किससे, भवाई नृत्य से है, चरी नृत्य से है, या कालबेलिया, या फिर तेरेताली। अगर मैं भवाई नृत्य की बात करूँ तो इनके जो ये मूलतः वैसे गुजरात का नृत्य है भवाई नृत्य, लेकिन राजस्थान में मैं बात करूँ तो ये सबसे आपके इसको जो प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे वो बागा जी जाट थे। ठीक है ना, बागा जी जाट, जिनका संबंध कहाँ से है भाई, केकड़ी से। वर्तमान में पहले अजमेर में आता था, अब केकड़ी से। ठीक है, केकड़ी से इनका संबंध है बागा जी जाट का। तो फल्गु बाई का जो संबंध है वो चरी नृत्य से हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरेताली की बात करें तो ये रामदेव जी के आपके आराध्य के रूप में, रामदेव जी के आराध्य में ये तेरेताली नृत्य किया जाता है, जो तेरे मंजीरा वगैरह बांध के ये नृत्य किया जाता है, जो बैठकर नृत्य होता है तेरेताली। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कौन सी जाति की, कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और जो ये आपके आपके जो तेराताली नृत्य है, इस नृत्य का जो आपके मैं बात करूं उद्गम की अगर बात करूं तो कौन सा गांव है भाई, पादरला गांव है जो पाली का, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और अगर तेरेताली नृत्यों की प्रसिद्ध अगर नृत्यांगना की बात करता हूँ तो वो है मांगी बाई। कौन सी बाई भाई, मांगी बाई, जिनका संबंध भी कहाँ से है, पाली से। कालबेलिया नृत्यों की बात करें तो ये कालबेलिया नृत्य वो 2010 को इसको है वो सांस्कृतिक धरोहर में इसमें शामिल कर लिया गया था। और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो। ठीक है, गुलाबो का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है वो बाकी 3 से अलग है, यानी 3 एक जैसे हैं और एक है वो अलग दे दिया। और साथ ही मैं बता देता हूँ ये जो पेपर है वो आपको पेपर कहाँ पर मिलेगा, ये पेपर एक बार फिर से बता देता हूँ, संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा आपको पेपर वहाँ पे देखने को मिलेगा। 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेना, बिल्कुल आपके एक भी क्वेश्चन है वो इससे गलत नहीं होगा। ठीक है ना, खड़ताल की बात करें, शहनाई की बात करें और मशक की बात करें, अलगोजा की बात करें, इनमें से कौन सा एक जैसे हैं, क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्या, कौन से एक जैसे हैं। मशक फूंक मार के बजाई जाती है, शहनाई फूंक मार के बजाई जाती है, अलगोजा भी फूंक मार के बजाए जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कैसे भाई, ये जो तीनों है वो आपके सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है। लेकिन जो खड़ताल है ना ये आपके घन वाद्य यंत्र में आता है। खड़ताल इसका मतलब घंटे वगैरह मार के इस प्रकार से बजाया जाता है खड़ताल। और ये 3 है वो आपके कैसे हैं भाई, ये 3 है वो आपके कैसे हो जाएंगे, सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएंगे, फूंक मारकर बजाने वाले हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, और सदीक खा जो मंगलिया है वो खड़ताल से संबंधित है। सदीक खा
ध्यान रख लेना। सदी का जो संबंध है वो खड़ताल से है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ का कारावास हुआ था? कौन सा षड्यंत्र केस था जिसमें प्रताप सिंह बारठ को कारावास किया गया था? अलीपुर षड्यंत्र, या फिर लाहौर षड्यंत्र, या उदयपुर, या फिर बनारस? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर का राइट ऑप्शन? ऐसा कौन सा केस था जिसके अंदर प्रताप सिंह बारठ को है वो घसीटा गया, उस केस के अंदर कारावास हुआ? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। जो बनारस का षड्यंत्र था, बनारस मुकदमा, उसमें है वो आपको प्रताप सिंह बारठ को क्या होता है भाई? कारावास होता है। ठीक है, 21 नंबर का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आभूषण से लेके। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। सुरलिया की बात करें तो इनका संबंध कान से है क्या? तिमणिया गले से, रमझोल कलाई से, तगड़ी कमर से। तो तगड़ी तो बिल्कुल कमर से है, तिमणियों गले में पैरी भाई जी, रमझोल कलाई में हुआ कि रमझोल देख ला, सुरलिया कान में। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं कान के आभूषण, थोड़ा देख लेते हैं। टॉप्स हो जाएगा, टोटी हो जाएगी, झुमका, सुरलिया। ये देखो सुरलिया आ गया ना, तो बिल्कुल इसका संबंध कान से तो है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तिमणियों भाई जी गले में ही पैरी जाए, तागड़ी कमर में लगे। ठीक है, नहीं तागड़ी पर तो कई गाना चाल है, बहुत सारा गाना चाल है, हरियाणवी राजस्थानी तागड़ी। हाँ, अंगोटिया, कर्णफूल, पिंपल पत्थर, लटकन, ये अंगड़िया, ये सारे किसे कान के आभूषण है। अगर थोड़े गले की बात कर लें तो कौन से हो जाएंगे भाई? हार हो जाएगा, मादलिया हो जाएगा, जंजीर हो गया, चंदनहार, चंपाकली, तुलसी, बजंती, हंसली, आपकी खुंगाली हो जाएगा, और पंचलड़ी और हालरो, ये इन सारों का संबंध है वो गले से हो जाएगा। ठीक है, तिमणियों इसमें साथ में। कलाई के आभूषण थोड़े देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कड़ा, चूड़ी, पूंचियो, हथफूल, बंगड़ी, गोखरू, गजरा, एक गजरा है वो बालों में लगता है, अरसी, कंगन, इनका संबंध कलाई से। और कमर से बात करें तो कंदोड़ा, कणकती, सांकली, तगड़ी, करधनी, सटका, सटके पर काफ़ी सॉन्ग चल रखे हैं, तगड़ी पे सॉन्ग चल रखे हैं, तो यहाँ पे तगड़ी का संबंध है वो कमर से हो जाएगा। तो जो डी है ना, रमझोल, रमझोल है वो पैरों में लगता है भाई, ये पैर का आभूषण हो सकता है। ठीक है, रमझोल थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, पैर का आभूषण हो सकता है रमझोल, कलाई का आभूषण नहीं। कलाई के आभूषण हमने सारे यहाँ पे वो पढ़ लिए। तो इसका जो क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि श्रीधर अंधारे को किस शैली के चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़ शैली को, या देवगढ़, या उनियारा, या फिर शाहपुरा? कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किसको? श्रीधर अंधारे को। ऐसी कौन सी शैली थी? देवगढ़ की शैली थी, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? आपके श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली की बात करें तो ये आपके मारवाड़ स्कूल से संबंधित है, मारवाड़ शैली से संबंधित है, और यहाँ का शासक था सावंत सिंह। कौन सा? सावंत सिंह। और सावंत सिंह है वो इस शैली से इतना प्रभावित हुआ तो इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। क्या नाम रख दिया? नागरी दास। और इस किशनगढ़ शैली का एक काफ़ी प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट है वो आपके चित्र आता है, वो कौन सा आता है भाई? बनी ठनी चित्र। ठीक है ना, बनी ठनी। ठीक है ना, और इसके जो चित्रकार थे वो मोहरध्वज निहाल चंद थे। मोहरध्वज निहाल चंद का संबंध है वो बनी ठनी से। और इसको एरिक डिक्सन के द्वारा, किसके द्वारा? एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। किसकी भाई? भारत की मोनालिसा कहा था, मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा था किसको? बनी ठनी को। और बनी ठनी का जो चित्रकार के अगर पूछा जाए तो मोहरध्वज निहाल चंद हो जाएंगे। बनी ठनी का संबंध पूछा जाए तो किससे हो जाएगा? किशनगढ़ से हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा भाई? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवगढ़। देवगढ़ को आपके प्रकाश में लाने का श्रेय है वो श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24 नंबर क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित। एक तरफ देवियां दे रखी है और दूसरी तरफ है वो उनकी आपके दे रखी क्या भाई? यानी दे रखा है कुल देवियां और जाति दे रखी है। ठीक है, करणी माता की बात करूं तो करणी माता देशनों के अंदर जो चारणों की है भाई, क्या चारणों की कुल देवी है करणी माता। तो अब देख लीजिए भाई, पहला ऑप्शन 4 में कहाँ मेल खा रहा है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी कट कर दो। इसी प्रकार से मिलान वाले देखो काफ़ी आसान होते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन है ना बहुत आसान होते हैं बहुत। नारायणी बाई की अगर बात करें तो ये जो आपके नाइयों की कुल देवी है, तो 4 नंबर में ए कर दो। 4 में ए कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा दे के टिक कर दो। आपको 1 2 ही पता है ना तो बिल्कुल जो मिलान वाले क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं, चाहे कितने हार्ड क्वेश्चन हो।
मिलान वाले क्वेश्चन सही हो जाते। तो यहाँ पे चॉइस नंबर का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल है। सॉरी, हाँ, चॉइस नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। अगर बात करें बाता की फुलवारी है किसकी रचना, विजयदान देथा, किसकी, विजयदान देथा, विजयदान देथा की रचना आती है बातारी फुलवारी कितने खंडों में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। कितने खंडों में भाई, ये कितने खंडों में हो जाएगी, 14 खंडों के अंदर है वो, विभाजित है, विभक्त है 14 खंडों में। बातारी फुलवारी जो विजयदान देथा की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि गोविंद देव जी और मदन मोहन जी जो मंदिर है करौली वाला, गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर वाला, इनका संबंध है वो किस संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, या राम सनई, या फिर गौड़ी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से संबंध हो जाएगा भाई, कौन से संप्रदाय से संबंध हो जाएगा, बताइए भाई। हाँ जी बताइए, संबंध कहाँ किसका हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गौड़ी संप्रदाय से संबंध रखते हैं कौन, गोविंद देव जी जयपुर वाले और मदन मोहन जी करौली वाले, जिनका संबंध किससे है, गौड़ीय संप्रदाय से। नाथ की अगर बात करें तो ये तो आपके जैसलमेर जोधपुर वाले हो जाएगा, महामंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा बड़े कर लेते हैं इसको। हाँ जी, ये लो 27 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि केसरी सिंह बारठ जिसने चेतावनी राज चुंगठिया लिखा, ये किस महाराणा को दिया था। जब महाराणा दरबार में जा रहे थे, अंग्रेज दरबार में जा रहे थे, तो किस महाराणा को ये चेतावनी का चुंगठिया वो भेजा गया था, केसरी सिंह बारठ के द्वारा। महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह, या महाराणा जय सिंह, किन को भेजा गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, महाराणा फतेह सिंह को है वो आपका केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी राज चुंगठिया भेजा गया भाई। चेतावनी राज चुंगठिया महाराणा फतेह सिंह, और ये चेतावनी राज चुंगठिया महाराणा ने पढ़ के वापस आ गए थे बिना दरबार अटेंड किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है क्या कि जोधपुर का जो महामंदिर है ये उपासना स्थल है किसका। अभी हमने देखा पीछे कौन से भाई, 2 मंदिर, मदन मोहन जी का करौली वाला और एक वो जयपुर वाला मंदिर देखा। तो अब बात करें जोधपुर का महामंदिर, इनका संबंध है वो किस उपासना स्थल से है, बिश्नोई संप्रदाय से है, या फिर दादू संप्रदाय से, या रामसनी संप्रदाय से, या नाथ संप्रदाय से। किन से संबंधित है आपका जोधपुर का महामंदिर, तो यहाँ पे हो जाएगा किससे भाई, नाथ द्वारा से संबंधित हो जाएगा। और इस महामंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्थापना की अगर मैं बात करूँ किसके द्वारा की गई थी भाई, मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा है वो, मान सिंह फर्स्ट, इसके द्वारा स्थापना की गई थी। जोधपुर के शासक थे, जोधपुर का महामंदिर का निर्माण किया गया था, और जिसका संबंध है वो नाथ संप्रदाय से रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29, बडार क्या है, बताना है भाई बडार क्या है। कौन बताएंगे बडार क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए बडार है वो क्या है। क्या ये विवाह पर आयोज्य भोजन है, या राजस्थान की एक जनजाति है, या फिर अंत्येष्टि की एक क्रिया है, या राजस्थान की एक झील है। कौन सा हो जाएगा बडार, सबको पता है बडार जिमन जमा, ब्याह में जमा तो कठ जिमा बडार जिमा, यानी एक विवाह के अंदर आयोजित क्या है भाई, भोज है, जिमन है, बडार। तो बडार का संबंध किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है भाई, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी बिल्कुल राइट है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है, कुवल्य माला उद्धतम सूरी और कुवल्य माला उद्धतम सूरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें राजस्थान की जो 18 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है, इसमें से हमारे राजस्थान की एकमात्र भाषा कौन सी, मरु भाषा का भी उल्लेख है। कैसी भाषा, मरु भाषा का भी इसमें उल्लेख दे रखा है। टोटल 18 भाषा का उल्लेख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, विजय, आपके विजय पृथ्वीराज विजय, तो ये पृथ्वीराज विजय क्या चंद्रबरदाई की है क्या, बताइए थोड़ा, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज विजय है क्या। तो अगर पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की है तो पृथ्वीराज रासो किसकी है भाई, कौन सी, पृथ्वीराज रासो, ये किसकी है, तो भैया ये तो है आपके चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई किसका दरबारी था, चौहानों का। हाँ, पृथ्वीराज विजय जो जानक के द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा भाई,
ज्ञानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है भाई। पृथ्वीराज विजय का संबंध चंद्रप्रदाय से नहीं है, ज्ञानक से चंद्रप्रदाय का संबंध है वो पृथ्वीराज रासो से, जिन्होंने पृथ्वीराज थर्ड के क्या थे भाई, दरबारी कवि थे, दोस्त भी थे, दरबारी भी थे, सारा सिस्टम था भाई। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी रचना जो पहली बार आपने देखी होगी, लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी हाई लेवल, जैसे अगर सेकंड ग्रेड की होगी बात करें, आरएस की वैकेंसी भी, एसआई की वैकेंसी, इनके अंदर पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ पे, सीईटी के अंदर। तो सीईटी को हल्के में तो भाई लेना ही मत। और 2024 वाली सीईटी तो बिल्कुल हल्के में मत लेना, इतनी खतरनाक आने वाली है कि आप सोचोगे कि क्या इस प्रकार से भी एग्जाम आ सकता है क्या। 2024 वाली एलडीसी का आपने देखा होगा, एलडीसी आपने देखा होगा कितनी भयंकर पेपर आया था, सिलेबस से बाहर, सिलेबस से भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था एलडीसी का। तो आप सोच लो कि सीईटी का पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, किस लेवल का आने वाला है। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो जरूर आपको देखने पड़ेंगे। मूंगती की बात करें, ये मूंगती है नामक है वो कविता संग्रह, वो किसकी है, कविता संग्रह वो किसकी है, कीर्ति शर्मा की है, मिठेश निर्मोही की है, विजय वर्मा की है, या आशा पाराशर की है, किसकी है भाई। मूंगती नामक कविता संग्रह किसकी हो जाएगी, बताइए थोड़ा किसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिठेश निर्मोही की रचना आती है कौन सी, मूंगती नामक कविता, जो आपके मिठेश निर्मोही की है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा आपके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 32 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर है वो जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं। भील जनजाति के जो पुरुष है वो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं, कहाँ पर, कमर पर, उसे क्या कहते हैं। और एक है वो महिला लपेटती है भाई, महिला, भीलों की कौन सी भाई, महिला, और एक है वो भीलों के पुरुष। अब भीलों की जो महिलाओं का संबंध है वो तो है कछाऊ से, जो एक प्रकार से ये साड़ी या हम हो सकते हैं कि सर को ढकने के लिए ये आपके होता है, वस्त्र होता है भीलों का, जो महिलाएं यूज करती है। और खोइतू जो कमर पर आपके जो वस्त्र यूज में लिया जाता है वो आपकी किसका है भाई, आपके भीलों का हो जाएगा खोइतू। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल है वो सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ बी का, तो ये कछाऊ है वो आपके महिलाओं का वस्त्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है क्या, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो चार हाथ वाले लोक देवता का संबंध किससे है। चार हाथ वाले लोक देवता जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567 में या 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए, किसके, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए प्राप्त हो जाते हैं मृत्यु को, कौन, चार हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़। साथियों कौन है, कल्लाजी राठौड़। मल्लिनाथ जी का संबंध है वो बालोतरा बाड़मेर से हो जाएगा, सॉरी आपके तलवाड़ा बालोतरा से। और फत्ता की अगर बात करें ये भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं आपके कल्लाजी राठौड़, हाँ शायद चित्तौड़गढ़ के थर्ड साके में थे, ठीक है ना, कल्लाजी राठौड़। अगर मैं फत्ता की बात करता हूं तो ये राज में आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो तीसरा दरवाजा आता है कौन सा, रामपोल। कौन सा पोल भाई, रामपोल। और इस रामपोल के पास में किसका है, आपके फत्ता सिसोदिया का क्या है भाई, स्मारक बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ और आपके किसका, कल्लाजी राठौड़ और जयमल का, किसका, कल्लाजी राठौड़ और जयमल, दो व्यक्ति थे यहाँ पे। आपके दो दरवाजे आते हैं चित्तौड़गढ़ का, पहला दरवाजा आपके, सॉरी एक मिनट है, जो रामपोल है वो चित्तौड़गढ़ का लास्ट दरवाजा है, आखिरी दरवाजा। और चित्तौड़गढ़ का दूसरा दरवाजा आता है भैरवपोल। कौन सा, भैरवपोल। और भैरवपोल और एक दरवाजा आता है कौन सा भाई, आपके हनुमान पोल, तीसरा हनुमान पोल। इन दोनों दरवाजों के बीच में यहाँ पर दो लोगों की छतरियां बनी हुई है, किन की, एक तो आपके जयमल राठौड़ की, एक जयमल की और प्लस में किसकी, कल्ला की राठौड़, ठीक है। इन दो की छतरियां कहां पर बनी हुई है भाई, इन दो की जो छतरियां है वो कहां पर बनी हुई है, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी हुई है। यहाँ पे इनकी है वो आपकी क्या बनी हुई है भाई, यहाँ पे इनकी है वो आपके छतरियां बनी हुई है, दो छतरियां यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दो छतरियां हैं आपकी। एक छतरी किसकी है, एक तो कल्लाजी राठौड़ की है और दूसरी है वो छतरी आपकी किसकी है भाई, दूसरी छतरी है वो आपके जयमल की है, ठीक है ना। ये दो छतरियां भैरव पोल और हनुमान पोल के पास में, और जो रामपुर लास्ट दरवाजा है चित्तौड़गढ़ का
उसके पास में स्मारक बनाया वो फतेह राठौड़ का। तो यहाँ पे हमारा है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 34 सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से थे भाई, बताइए किस सिलसिले से संबंध रखते हैं, चिश्ती, कादिरी या मगरिबी या सूरावर्दी। तो अगर बात करते हैं किसका, काजी हमीदुद्दीन की नागौरी का, तो इनका जो संबंध आता है वो सूरावादी या सूरावर्दी आपके जो सिलसिला है इनसे संबंध रखते हैं। कौन है आपके काजी हमीदुद्दीन। तो यहाँ पे 34 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ दुर्ग। तो यहाँ पर तो अगर मैं बात करूँ तो किसकी है भाई, झालावाड़ के अंदर। बताइएगा क्या कोई झालावाड़ के अंदर किसकी दरगाह में आपके मस्जिद बनी हुई है झालावाड़ के अंदर, तो मिठे शाह की है भाई। कौन से शाह, मिठे शाह की दरगाह, ठीक है ना। मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जालोर के अंदर है वो आपके संत मलिक शाह की मस्जिद है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी जिसकी स्थापना कब होती है भाई, जिसकी स्थापना आपकी दिसंबर 2014 के अंदर, दिसंबर 2014 में होती है। और जो ओलिव आपके ब्रांड के नाम से वो अपना तेल निकालता है, और इसके वो इस स्थापना कहाँ पर होती है, बीकानेर के लूण क्रंसर के अंदर है वो स्थापना होती है। कहाँ पर पड़ता है, BKN यानी बीकानेर के लूण क्रंसर में इसकी स्थापना होती है दिसंबर 2014 को, दिसंबर 2014 को। ठीक है, तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में आपके कछारी मर्दा का जमाव देखने को मिलता है। कछारी मर्दा का कहाँ पर है भाई, कछारी मर्दा भरतपुर धौलपुर के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, कोटा बूंदी के अंदर, बीकानेर जालोर के अंदर। कोटा बूंदी में देखो हाड़ौती की बात करें तो ये काली मर्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हाड़ौती के लिए या दक्षिण के लिए। बीकानेर जैसलमेर में तो बलुई मर्दा चलती रहती है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, भरतपुर और धौलपुर के अंदर है वो कछारी मर्दा का जमाव है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, या फिर राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, या फिर राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखो जनगणना से काफ़ी आपके क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। ये एक एग्जाम के अंदर इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लेना आप आगे चल के। ठीक है, तो जनगणना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार अपनी सरसरी नज़रों से जरूर देख लेना। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं जनगणना इसको है वो आपके एक शॉर्ट तरीके से बढ़िया लेकर भी आ जाऊँगा एक क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा सही, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। हाँ, 2011 की जनगणना देख लो, सेकंड आ गया इसी एग्जाम का सेम एग्जाम का सेम आपके पारी के एग्जाम का सेकंड क्वेश्चन आ गया जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब बात कर रहा है किसकी, एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है भाई, बताइए कितना प्रतिशत हो जाएगा आपके एसटी का, कितना प्रतिशत हो जाएगा। 13.50 या फिर ये 13.48 भी आपको देखने को मिल सकता है, 48-50 है। ठीक है, 13.48-50 या सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बताओ कौन सा हो जाएगा। उदयपुर है वो अनुसूचित वाला जो आपके हाई वाला जिला हो जाएगा उदयपुर। और न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा, बीकानेर रहेगा। एक आप थोड़ा इसमें और ध्यान रख लेना किसका भाई, एसटी का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ प्रतिशत की दर की, तो ये 17 पॉइंट कितनी हो जाएगी भाई, 17.85 आपके 83 हो जाएगी, 17.83%। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हाई वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जयपुर, आपने जयपुर हो जाएगा। और लो वाला हो जाएगा डूंगरपुर। चलिएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। एसटी का और एससी का ये थोड़े आंकड़े हैं वो आप ध्यान में रख लेना अपने। तो इसके जो 48 नंबर क्वेश्चन का है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर दे रखा है 49, जिसमें दे रखा है इसरदा बांध परियोजना का संबंध है वो किन जिलों से है। इसरदा बांध परियोजना टोंक सवाई माधोपुर से है, कोटा बारां से है, या फिर आपके झालावाड़ बारां से है, या फिर डूंगरपुर आपके बांसवाड़ा से। कहाँ से संबंधित, देखो इसरदा बांध की बात करें तो ये मोटा मोटी सवाई माधोपुर के अंदर है, और साथ में टोंक आ गया, तो ये टोंक और बांसवाड़ा के अंदर है, इसका संबंध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे 49 का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है निम्नलिखित में से स्थलाकृति और अवस्थिति को सही सुमेलित नहीं है। उड़िया का पठार तो बिल्कुल माउंट आबू के अंदर ही है उड़िया का पठार। भाखड़ जो पूर्वी सिरोही का क्षेत्र है वो भाखड़ है। लसाड़िया पठार और बोराट का पठार की बात करें, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो बोराट का पठार कहलाता। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है भाई। लसाड़िया का पठार देखा जाए तो ये आपके जयसमंद झील के पास में, जयसमंद झील के पास में देखने को मिलता है। लसाड़िया का पठार उदयपुर हो सकता है, राजसमंद यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो राइट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी यहाँ पे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 51 क्वेश्चन। 51 में दे रखा है राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। देखो वैज्ञानिक मृदा है, इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। हमने देखा कसारी मृदा है, और इनसेप्टिसोल्स मृदा की बात करें तो कोटा बूंदी बारां के अंदर, या पाली आपके पाली भीलवाड़ा सिरोही के अंदर, जयपुर दौसा अलवर के अंदर, या जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर के अंदर, कहाँ पर है वो इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पाली भीलवाड़ा सिरोही वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको कौन सी मृदा देखने को मिलती है, इनसेप्टिसोल्स मृदा देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका है वो सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, क्लास को एक बार अपने साथियों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े तो क्लास को से आपके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी फ्यूचर के अंदर अपडेट मिले वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे भाई। ठीक है, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देख रखा है कि खनिज और खनन क्षेत्र से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है। रॉक फास्फोट बिल्कुल जामरकोटड़ा में है, मैग्नीज कालाकुंट में है क्या, मैग्नीज तांबड़ा काला गुमान, मैग्नीज ठीक है कालाकुंट में, लोहे एशक मोरिजा बानोला, मोरिजा डाबला और मोरिजा बानोला है, डाबला सिंगाना है। ठीक है, रायसेला आपके ये जो क्षेत्र है जयपुर वाले, झुंझुनू वाले, दौसा वाले, ये क्षेत्र आपके लिए जाना जाता है। एक आपके कौन सा, देखो इसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपका, उदयपुर के दो क्षेत्र आते हैं इसमें। एक तो आता है नाथरा की पाल, कौन सी पाल है आपके, नाथरा की पाल, एक मिनट हो, हाँ नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, इन सब का संबंध कहाँ से भाई, लोहे इसक से, उदयपुर से। ये क्षेत्र है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा भाई, उदयपुर में ये क्षेत्र हो जाएगा। लोहे इसक से जुड़ा और आता है आपके झुंझुनू के अंदर आता है, कौन सा, डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना। एक इससे संबंधित आता है आपका कौन सा भाई, दौसा का, कौन सा आपके निमला रायसेला, निमला रायसेला। और एक और आता है कौन सा भाई, आता है आपके मोरिजा बानोला, जो आपके जयपुर का ये होएगा मोरिजा बानोला। तांबड़ा की बात करें ना, तांबड़ा राजमहल टोंक है, तांबड़ा राजमहल, और राजमहल कहाँ पर पड़ता है, टोंक। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें है वो आपके गलत देखने को मिलता है। काला गुमान क्षेत्र है वो पन्ना के लिए जाना जाता है, हरी अग्नि जिसे कहते हैं, पन्ना, पन्ना के लिए जाना जाता है काला गुमान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही आंसर। शेरगढ़ की बात करें, शेरगढ़ अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, बूंदी बारां सवाई माधोपुर करौली। शेरगढ़ जो सांपों की शरण स्थली कहलाती है, किसकी भाई, आपके जो सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली के नाम से, सांपों की शरण स्थली कहलाती है आपकी शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पर पड़ता है, बारां के अंदर, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि क्षेत्र है वो कौन सा जलवायु प्रदेश है वो बड़ा है, बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, शुष्क पश्चिमी मैदान हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचाई क्षेत्र हो जाएगा, या आपके आंतरिक
आपके आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, उप आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन है ना, जो आपके अति शुष्क वाला, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो 54 का हमारा बी सही हो जाएगा। 55 में दे रखा है बीथड़ी पवन, जो आपके पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान के किस जिले से संबंध, बीथड़ी या बीथड़ी आप देख सकते हो, कहीं पर आपको बीथड़ी लिखा होगा और कहीं बीथड़ी है। तो जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, इनका संबंध कहाँ से है भाई, कहाँ से हो जाएगा संबंध? हाँ, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जोधपुर से संबंध रखता है। कौन है? B3 पवन ऊर्जा, B3 पवन ऊर्जा। हाँ, 56 नंबर क्वेश्चन में देखो, देखो 2011 की जनगणना से 3 क्वेश्चन एक ही एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे, तो काफी सोच सकते हो आप कितनी इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाई जाती है? ऐसे 3 कौन से जिले हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है? तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इसका या जैसलमेर और बीकानेर बाड़मेर है, ठीक है ना, बीकानेर बाड़मेर। जैसलमेर का लगभग है वो देखा जाए तो 74 है, और बीकानेर का है वो आपके कितना हो सकता है भाई, जैसलमेर का 74 होगा और बीकानेर का शायद 78 है, और बाड़मेर का 92 है, और लास्ट है वो चूरू हो जाएगा, चूरू जिसका 147 हो जाएगा, जो 100 से प्लस चला गया। यानी 3 जिले ये आते हैं जो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर दे रखा है। ये थोड़ा आंकड़े हो सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी लगभग मुझे ये लग रहा है यही होंगे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है वो वर्ष किस वर्ष के अंदर घोषित की गई थी? 2008, 10, 2013, 18। कौन सा वर्ष था जिसके अंदर राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति को लागू किया गया, तो घोषित की गई थी, घोषणा की गई थी? 2010, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का, जिसके लिए काली मृदा काफी इंपॉर्टेंट मृदा रहती है मक्का, और ये किस राजस्थान के किस क्षेत्र में देखने को मिलती है सर्वाधिक उत्पादन? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी, उत्तरी ना, इनका संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं हमेशा कि दक्षिण के अंदर है वो मक्का से संबंधित जो उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है वो दक्षिण में है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का वो दे रखा है 2011 की जनगणना से। सोच सकते हो भाई साहब, 4 क्वेश्चन एक ही एग्जाम के अंदर, वो भी राजस्थान की जनगणना से 4 क्वेश्चन के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है साथियों, जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर। अगर मैं पाली की बात करूं तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है, कहाँ पे? पाली में। अगर बात करते हैं धौलपुर डी की, जो न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला जिला है धौलपुर डी, तो आज के लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और ये जो सीईटी का एग्जाम है, आपके सीईटी का 2000 का जो एग्जाम था 2021 का, इसका जो 31A का ये पूरा 31A पेपर है, ठीक है ना, 31A पेपर है। बाकी मैं थोड़ा देख के बता दूंगा, ये पेपर आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में भी, यहाँ पे थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा मैं इसको थोड़ा क्या कर दूँ भाई, साफ कर दूँ ताकि अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। पहली बात की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पेपर है वो आपको पेपर कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? संकल्प सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल। क्या करना है, यहाँ पे जाना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और इस चैनल पे पहुँचना है। इस चैनल को क्या करना है भाई, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर काफ़ी यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर आपको कौन सा ये पेपर मिल जाएगा, कौन सा? सीटी वाला जो पेपर जो आज हमने हल किया है, ये पेपर आपको मिल जाएगा। साथ साथ वो पेपर आपको मिलते रहेंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर है। देखो साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन के पेपरों के लिए आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग साइडों में भटकना पड़ता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना, आपको कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, एक एक क्लास जैसे मैं लेऊंगा क्लास के तुरंत बाद वो आपको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये हुई कि संकल्प सक्सेस पॉइंट ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये हमारा क्या, आपके
मिल जाएगा कौन सा भाई, ये पेपर मिल जाएगा पूरा सीईटी का, ठीक है। ये 2021 का पेपर है, 2021 का जो 31A भाग है वो पेपर है। और इसके अभी तक क्वेश्चन राजस्थान के पूरे नहीं हुए, राजस्थान जीके के इसके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए। एक क्लास और बनेगी, वो क्लास भी हम इसके में लगाएंगे, अगले नेक्स्ट की क्लास है वो उसी की रहने वाली है। तो क्लास कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना, और क्या इसके अंदर है वो ऐड करना है, क्या इसमें रिमूव करना है, किस प्रकार से क्या और मुझे कुछ अच्छा करना, बेहतर करने के लिए थोड़ा आप गाइडेंस जरूर देना कि सर आप भैया आप ये कीजिए, ताकि ये वो और अच्छी से हमें थोड़ा समझ में आ जाए, या कुछ जो भी है इसके अंदर ऐड करना है आपकी तरफ से मुझे बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, मैं ज़रूर है वो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। देखो सीईटी के अंदर आपके पास में अगर मैं बता ही देता हूँ तो अब लगभग देखा जाए तो आपके पास में अगर 25 का एग्ज़ाम है तो 25 दिन वो हो जाएंगे, और 15 लगभग देखा जाए तो आपके 40 से 45 दिन आपके पास में आपके मिलेंगे। 50 दिन मान लेते हैं लोग, 50 दिन नहीं मान के हम 45 दिन ही मानते हैं, मोटे मोटे 45 दिन मानते हैं। 45 दिन में अगर आपने ये जो मैं जो करवा रहा हूँ ये क्लास ले लेनी, तो आपके जो 60 वाले क्वेश्चन है राजस्थान जीके वाले 60+ वाले, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे साथियों, ठीक है ना। वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि खूब क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसी के अंदर, 1-2 ऑप्शन आगे ला रहे होके, क्योंकि हम यहाँ पे 4 ऑप्शन की भी बात कर रहे हैं ना साथ में, तो आपको वो एक क्वेश्चन पे यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं साथ में, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सारा उसका है वो आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर है वो जरूर बताना, क्या कुछ ऐड करना है, क्या कुछ इससे हटाना है, और अच्छा मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए, ठीक है ना। मैं जरूर कोशिश करूँगा अच्छे करने के लिए।